हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सेकेंड ईयर का आपका सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ। वैसे मैंने आपको नेट पे ये सिलेबस डाल दिया है ना। आपने देख लिया होगा ये सिलेबस। इसमें सबसे पहले मैं ले रही हूँ रिसोर्स ज्योग्राफी का पेपर। एक एक करके मैं पेपर डिस्कस करूँगी और उसके बाद हम ऑनलाइन वीडियोस स्टार्ट कर देंगे। जो भी अब सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ई कंटेंट भेजूँगी। आपका ये पीडीएफ के फॉर्म में हो सकता है, ऑनलाइन वीडियोस के फॉर्म में हो सकता है। आप जब भी पढ़ें अपने साथ एटलस लेकर के बैठें, साथ में पेंसिल, मार्कर, रबर, ये सारी चीज़ें लेकर के बैठें। साथ में जब भी वीडियोस देखें आप रजिस्टर लेकर के बैठें। रजिस्टर से वीडियोस पे जो मटेरियल आ रहा है उसको आपको ठीक वैसे ही नोट करना है जैसे आप क्लास में नोट किया करते थे। क्लास में आपने ये सब नोट किया है। क्लास में जब जो थोड़े से टाइम हमारी ऑफलाइन क्लासेस हुई थी उसमें आपको मैंने नोट्स दिए थे, उसी तरह से आपको ऑनलाइन वीडियोस देखते समय भी नोट्स बनाने हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं रिसोर्स ज्योग्राफी या संसाधन भूगोल इसको डिस्कस कर रही हूँ। संसाधन भूगोल में पहला है नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्स ज्योग्राफी, यानी कि संसाधन भूगोल का स्वभाव, क्षेत्र और इसकी महत्ता, ये चीज़ आपको पढ़नी है। फिर आ जाता है आपका डेफिनेशन, परिभाषा। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का वर्गीकरण। फिर है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय, पुनर्नवीनीकरणीय। जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल वो हैं जो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। जैसे अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें, रिन्यूएबल में आपका कई रिसोर्सेज हैं जो ख़त्म नहीं हो रहे हैं ईजीली, जिनको पुनर्यूज़ कर सकते हैं। जैसे जल विद्युत है वो, लेकिन कोयला है वो नॉन रिन्यूएबल में आ गया, पेट्रोल है वो नॉन रिन्यूएबल में आ गया, क्योंकि एक बार यूज़ किया ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमें रिसोर्स को कैटेगराइज करना है। मिनरल्स भी रिसोर्स की कैटेगरी में आते हैं, मानव संसाधन भी रिसोर्स की कैटेगरी में आता है। तो उन सब का क्लासिफिकेशन आपको देखना है, वो आपको ऑनलाइन वीडियोस में अवेलेबल होगा, पीडीएफ के फॉर्म में भी अवेलेबल होगा। फिर है रिसोर्स क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्मरमैन का रिसोर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्लासिफिकेशन तो कई सारे ऑथर्स के हैं, पर आपको केवल जिम्मरमैन का पढ़ना है, क्योंकि जिम्मरमैन का स्पेसिफिक आपके सिलेबस में दे रखा है। इसके बाद आपका आ गया डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लॉयटेशन, यूजेस एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी वन का जो भी वन के बारे में, उसका संरक्षण, उसके उपयोग, उसका वर्गीकरण कहाँ कहाँ पर है, और एक्सप्लॉयटेशन, उसके बारे में पढ़ना है। इसी तरह से वाटर का सारा, जल का सब चीज़ इसी तरह से पढ़नी है, यूज़, कंजर्वेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सारा। सॉइल्स का पढ़ना है, फिशरीज़ का पढ़ना है ना, मछली का, मत्स्य जिसे कहते हैं। मिनरल्स का पढ़ना है, और ये वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपको इंडिया के रेफरेंस में पढ़ना है, संपूर्ण विश्व के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। फिर आपका आ गया मिनरल्स यानी खनिज। फिर आएगा रिसोर्स यानी संसाधन, है ना, मिनरल रिसोर्स। फिर आ गया एनर्जी रिसोर्स, यानी कि जो भी आपके एनर्जी के रिसोर्सेस हैं वो संसाधन। एनर्जी रिसोर्सेज में क्या क्या आ गया? आपका कोल आ गया, आपका पेट्रोल आ गया, आपका नेचुरल गैस आ गया, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज आ गए, है ना। ये तो कन्वेंशनल हो गए। नॉन कन्वेंशनल में आपका पवन चक्की आ गया, सोलर आ गया, आपका टाइडल से भी बन रही है ना, जियोथर्मल भी है। तो ये सारे नॉन कन्वेंशनल हैं, तो वो सारे उनमें से भी कुछ आपको पढ़ने हैं। अब हमारा सेक्शन भी आ गया है ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना, मानव संसाधन। मानव भी अपने आप में संसाधन है। हम सब जानते हैं कि जो भी चीज़ मानवीय उपयोग में आ जाती है, जो भी पदार्थ मानवीय उपयोग का बन जाता है, वो हम संसाधन की कैटेगरी में लेते हैं। तो मानव क्योंकि काम कर रहा है और उसकी महत्ता, तो उसका भी अपना संसाधन। फिर आएगा पॉपुलेशन, जनसंख्या, उसका ग्रोथ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका घनत्व, है ना, और इनइक्वालिटीज़ के कारण, जनसंख्या रिसोर्स का रिलेशनशिप, प्रॉब्लम, ये सारा आपको पढ़ना है। फिर है एग्रीकल्चर रिसोर्सेज में फिशरीज़, है ना। एग्रीकल्चर रिसोर्सेज में आपके आ गए राइस आ गया, वीट आ गया, मेज़ आ गया, बार्ले आ गया, बेवरेजेस में टी आ गया, कॉफ़ी आ गया, टोबैको आ गया। ये सारी जो फसलें हैं वो आपको पढ़नी है। कमर्शियल क्रॉप्स में कॉटन आ गया, रबर आ गया, जूट, शुगर केन, है ना, सिल्क, आर्टिफिशियल फाइबर्स,
और एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया के जितने भी एग्रीकल्चर रीजन्स हैं, पूरी दुनिया अलग अलग एग्रीकल्चर रीजन्स में बटी हुई है, तो वो एग्रीकल्चर रीजन्स आपको पढ़ने हैं। इसमें आपको हमने विटलसी का सबसे ज़्यादा फेमस है तो हम वही पढ़ेंगे, वैसे और भी हैं तो हम औरों को भी देखेंगे, लेकिन मेनली विटलसी का पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन सी आता है जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी संसाधन के उपयोग का कॉन्सेप्ट, देयर कॉन्जर्वेशन, उनका संरक्षण, एनवायरमेंटल एंड कल्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन। फिर आपका आएगा वाटर कॉन्जर्वेशन, है ना, पानी का। फिर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आप क्या है, पानी जो बारिश का है उसका संरक्षण करके उसका पुनर्उपयोग करना, दैट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये आप टाँका, बीहड़, तालाब, आपके घर में भी आप टैंक बना सकते हैं। जैसे शेखावट में तो बहुत कॉमन है, हर घर में आपको टाँके मिलेंगे। तो मतलब बारिश, पहली बारिश में तो उनका तो पानी बहने देते हैं, छत वगैरह क्लीन कर हो जाती है, और फिर उसके बाद वो सारा पानी बह कर के पाइप के थ्रू टैंक में आ जाता है, और उस टैंक के पानी को वो साल भर पीने के उपयोग में लाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतना पानी, मीठा पानी अवेलेबल नहीं है। कुओं में खारा पानी है, जो वेस्टर्न राजस्थान के हैं या शेखावट के भी कई प्लेसेस हैं वहाँ पर इस तरह का है। तो अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक धीरे धीरे हमारे यहाँ पर भी आ रही है, और अब जो नए मकान हैं उसमें भी ये टेक्निक इम्प्लीमेंट करने का चल रहा है। कई गवर्नमेंट, आई हैव सीन इन कोटा, इन मेनी गवर्नमेंट रेजिडेंसेस, दिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग इम्प्लांटेशन इज़ देयर। वो पूरा उसका सिस्टम सारा दे हैव इम्प्लांटेड उसमें। तो अब आपका आ गया सॉइल एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, उसका कॉन्जर्वेशन, ये आप पढ़ लेंगे। लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस, फिर है रिसोर्स रीजन्स ऑफ वर्ल्ड, है ना, विश्व के संसाधन के रीजन्स। इसमें रीजनल, हम ये रिपीट है, वैसे ये टॉपिक सेक्शन बी में भी है, सेक्शन सी में भी है, वही चीज़ है। फिर है रिसोर्स रीजन्स ऑफ इंडिया। पहले तो हम वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में पढ़े थे, सेक्शन बी में जो हमने पढ़ा है वो रीजन्स हैं वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में। अब सेक्शन सी में जो रीजन्स हैं वो है भारत के कंटेक्स्ट में, यानी भारत के जो रीजन्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। फिर इकोनॉमिक रीजन्स ऑफ इंडिया, है ना, भारत के आर्थिक प्रदेश। फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि आपका जो प्रॉपर इस तरह का विकास हो जो कोई भी क्षेत्र न छूटे। कई बार होता है कि सिटीज़ तो बहुत डेवलप हो रहे हैं, मेगा सिटीज़ बन रहे हैं, लेकिन उनके आसपास का जो क्षेत्र है ना, वो जो उनका फ्रिंज एरिया है, जिसको आप हम अर्बन में फ्रिंज एरिया बोलते हैं ना, है ना, उप क्षेत्र, है ना, दैट फ्रिंज एरिया इज़ नॉट डेवलपिंग। जैसे कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा छत्तीसगढ़ और एमपी दो अलग अलग स्टेट्स बने। उसका रीज़न यही था कि एमपी के जो टाउन्स थे, जो मेन टाउन्स थे, वो तो डेवलप हो रहे थे, लेकिन दक्षिणी मध्य प्रदेश के टाउन्स डेवलप नहीं हो रहे थे। हालांकि वहाँ पे खनिज पदार्थ निकल रहे थे, लेकिन उनका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा था, यानी वो छूटते जा रहे थे। तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टेट में नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से वो दो स्टेट में उसको तोड़ने की मांग रेज हुई और फिर इम्प्लीमेंट हो गया। और अब हम दो स्टेट्स देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और छत्तीसगढ़ बनने के बाद तो उस जनजातीय उप क्षेत्र का बहुत अच्छे से विकास हो रहा है, वहाँ के टाउन्स भी डेवलप हो रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यही है कि ऐसा ना हो कि केवल मेगा सिटी या बड़ा शहर उसका डेवलपमेंट हो जाए, उसके जो अन्य क्षेत्र हैं, जो उसके आसपास के गांव हैं, ढाणी हैं, उप क्षेत्र हैं, दूर दराज के इलाके हैं, उनका भी उतना ही थोड़ा थोड़ा उनका भी विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनका विकास नहीं हो। कई बार होता है कि टाउन तो बहुत ज़्यादा पनप जाता है, डेवलप्ड हो जाता है, लेकिन उसका फ्रिंज एरिया वैसा का वैसा रूरल और बैकवर्ड रह जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है संपूर्ण क्षेत्र का प्रॉपर विकास हो। आज के लिए इतना ही। बाहर निकलें, मास्क लगा के निकलें, और ऑनलाइन वीडियोस आप देखते रहिए। आपको ऑनलाइन वीडियोस में सारा मटेरियल मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो ऑनलाइन वीडियोस में नहीं मिल पाएगा वो आपको PDF की फॉर्म में मिल जाएगा। पूरा सिलेबस जब तक ऑनलाइन क्लासेस हैं मैं कवर करूँगी। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, थैंक यू।